वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद शरण IAS। हिंदी की इस क्लास में पुनः आपका स्वागत है। आज पिछली क्लास में हिंदी की हमने नागार्जुन की एक कविता थी, व्याख्या समीक्षा की। उसकी कौन सी कविता थी आपने देखा होगा, अकाल और उसके बाद। इसके बारे में विस्तृत बातें हमने बताई थी और उसकी व्याख्या की थी, उसकी समीक्षा की थी। आज उसी की नागार्जुन जी की, बाबा नागार्जुन की दूसरी कविता है एक, बादल को घिरते देखा है। ये नागार्जुन जी की है, इसकी समीक्षा और व्याख्या हम लेकर आए हैं। इस पर विवाद भी है कि इस पर छायावाद का प्रभाव है। हालांकि ये कविता जो लिखी गई थी 1939 में लिखी गई थी, 1939 ईस्वी में। और छायावाद कब ख़त्म होता है? 1936 में। 1936 में छायावाद ख़त्म होता है, प्रगतिवाद यहीं से शुरू होता है। 1939 में कविता लिखी गई है, लेकिन इस पर आक्षेप लगा है। नागार्जुन चूँकि छायावादी कवि नहीं है, ये प्रगतिवाद के मुखर कवि हैं, एक कह सकते हैं उसकी धारा के प्रमुख कवि हैं। तो इस पर लेकिन बादल को घिरते देखा काव्य पर एक आक्षेप लगता है कि इस पर छायावाद का प्रभाव है, प्रतीकात्मकता इसमें दिखाई देती है। इसी कविता की आज हम व्याख्या भी करेंगे, इसकी थोड़ी समीक्षा भी करेंगे। 1936 में प्रगतिवाद समाप्त होता है, ये छायावाद समाप्त होता है और प्रगतिवाद की शुरुआत होती है 1936 में प्रगतिवाद, और ये चलता है 1941 तक। ये समय ऐसा होता है कि जो सीधे सीधे या कह सकते हैं कि आवरण में बात कहने की बात होती है। जैसे छायावादी कवि थोड़ा सा बातों को सीधे कहता तो था, लेकिन उस पर एक प्रतीकात्मकता का आवरण चढ़ा करके सब कुछ कह देता था, लेकिन एक अप्रत्यक्ष रूप से। लेकिन यहाँ पर सीधे सीधे कहने की आदत यहाँ पर आई। जनता मुझसे पूछ रही है क्या बतलाऊँ, जन कभी हूँ मैं साफ कहूँगा क्यों हकलाऊँ। नागार्जुन जी ने कहा था, जनता मुझसे पूछ रही है क्या बतलाऊँ, जन कभी हूँ मैं साफ कहूँगा क्यों हकलाऊँ। तो इस सीधा सीधा कहने वाली बात हो गई। इंदू जी क्या हुआ आपको सत्ता के मोह में। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें इसमें हैं। जमींदार हैं, साहूकार हैं, बनिया है, व्यापारी हैं, भीतर भीतर विकट कसाई, बाहर खद्दरधारी हैं। ये सब सारी कविताएँ इसी दौर की हैं, प्रगतिवादी युग की। तो इस समय जो है थोड़ा मुखरता आती है, जो एक प्रकृति और रहस्यमयता कह सकते हैं, छायावादी अस्तित्व कह सकते हैं, इससे जो विचलन होता है वो विचलन हो करके जाता कहाँ है? किसानों की तरफ, ठेले चलाने वालों की तरफ, हल जोतने वालों की तरफ, ढेले फोड़ने वालों की तरफ, मिल मजदूरों की तरफ, यहाँ सब जाता है। यहाँ पर अब कवि का जो उनके शोषण के खिलाफ, जमींदारों के शोषण के खिलाफ मुखर होता है, साहूकारों के शोषण के खिलाफ मुखर होता है, सामंतवाद, पूंजीवाद, इस सब के खिलाफ ये आवाज़ मुखर होती है। और ये 1938 की बात है, जब लौट करके श्रीलंका से लौट करके बाबा नागार्जुन आते हैं। और ये आते हैं स्वामी सहजानंद सरस्वती, जो बिहार किसान आंदोलन के अगुआ थे और बाद में पूरे भारत के किसान आंदोलन के अध्यक्ष बने। स्वामी सहजानंद सरस्वती, उन्हीं के आमंत्रण पर ये श्रीलंका से आते हैं और एक पॉलिटिक्स का आयोजन होता है। एक कह सकते हैं कि पॉलिटिक्स की तरह का एक आयोजन होता है, उसमें सम्मेलन होता है, पॉलिटिक्स का ही रहता है। तो उसमें ये कार्यकर्ता के रूप में भाग लेते हैं स्वामी सहजानंद सरस्वती के उस पे बुलावे पर। और यहीं से इनका जो है थोड़ा सा ये देखते हैं कि पॉलिटिक्स क्या है, और ग्रामीण क्षेत्र की, शहरी क्षेत्र की सारी गरीबी इन्होंने देखी हुई है। इनकी जो कविता है ये पॉलिटिक्स से गुजरते हुए, शहरी गलियारों से गुजरते हुए सीधे जाती है गाँव में, कस्बों में, उनकी गलियों में, उनके खेतों में, उनके मेड़ों पर, उनके रसोई में, हर जगह जाती है और हर जगह की दुर्व्यवस्था, दुर्दशा को बाहर निकालते हैं। इसी की जो ये काव्य है, ये चूँकि 1939 का है, आप देख सकते हैं, हमने बता दिया 1939 का। 1939 का दौर वो होता है कि 1934 में सविनय अवज्ञा वापस होता है। 1934 में सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में शुरू होता है और 1934 में वापस हो जाता है। इसके बाद एक निराशा का दौर शुरू होता है।
समस्त छायावादी कवियों ने, निराला जी ने, तमाम सारी चीज़ लोगों ने इस पर कहा है, कविताएं लिखी हैं। कामायनी में बहुत सारे आपको यहाँ से मिल जाएंगे। निराला की कविताओं में, राम की शक्ति पूजा में आपको यहाँ से साम्यता मिलेगी। ऐसे ही यहाँ पर भी आपको वहीं से मिलेगी। ये निराशा जो होती है वापस होता है, एक निराशा का दौर होता है। और उसी दौरान जब ये कोई रास्ते नहीं दिखते हैं और प्रथम विश्व युद्ध के बाद काफ़ी समय बीतने के बाद षड्यंत्रों का दौर चलता है, पूरे विश्व में षड्यंत्र रचे जाते हैं, विशेषकर यूरोप में, और उसका प्रभाव भारत पर पड़ता है। उसी के, चूँकि भारत पर अंग्रेज़ों का शासन था, अंग्रेज विश्व युद्ध में प्रमुख भूमिका निभाते हैं, तो विश्व युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं और उसी मंडराते बादलों का जो भारत पर प्रभाव है, उसी प्रभाव को और भारत की समृद्धि को, भारत के अतीत को ये दिखाना चाहते हैं। हम जानते हैं कि जो निराला हैं वो, जो नागार्जुन हैं वो अतीत से निकल करके यहाँ वर्तमान में आते हैं, जबकि वहीं राहुल संकृत्यायन जी हैं वो वर्तमान से निकल करके अतीत में चले जाते हैं, वहीं खो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर ये अतीत से निकल करके वर्तमान में आते हैं, अतीत का भी देखते हैं और वर्तमान का भी देखते हैं, और वर्तमान में जो भारत का शोषण है, भारत की दुश्वारियाँ हैं, उससे मुँह नहीं मोड़ते हैं और उस पर सीधा कटाक्ष करते हैं। यहाँ पर जो प्रकृति, छायावाद में जो प्रकृति के बहाने ही यहाँ पर वो अपने जो संस्कृति है, अपना जो संस्कृति है, अपनी जो सभ्यता है, उसी के बहाने ये उस शोषण को मुखर करने का प्रयास करते हैं जो उस समय तत्काल में, वर्तमान में लोगों के साथ हो रहा था। अंग्रेज़ों द्वारा, ब्रिटिशों द्वारा, यूरोपियों द्वारा जो हो रहा था, अमानवीय शोषण हो रहा था, उस मानवीयता को ये सीधे दिखाते हैं। पहली जो कविता है, बादल को घिरते देखा है, कि बादल को घिरते देखा है, इसमें अमल धवल गिरि के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है। अमल धवल गिरि के शिखरों पर बादल को घिरते देखा। बादल आशंका का प्रतीक है। और अमल धवल गिरि के शिखरों पर, अमल धवल गिरि कहाँ है? हिमालय है हमारे यहाँ। यानी भारत की जो साफ सुथरी और एक तेजोमय संस्कृति है, उस संस्कृति पर बादल को घिरते देखा, यानी आशंका के बादल मंडराते देखा है। उनकी उस संस्कृति को खतरे में डालने वाला एक जो उस संस्कृति को खतरे में जो डालता है, उस डालने वाली खतरे को इन्होंने देखा है, बादल को घिरते देखा है। छोटे छोटे मोती जैसे उसके शीतल तुहिन कणों को मानसरोवर के उन स्वर्णिम कमलों पर गिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। हमारा जो संस्कृति है वो कैसी है? अमल धवल है। और उस संस्कृति में जो मानसरोवर है, झील है, मतलब साफ़ सुथरी एकदम स्वच्छ बेदाग संस्कृति है, उसमें जो स्वर्णिम कमल खिले हुए हैं, यानी उसमें जो हमारे विभिन्न संस्कृतियों के जो विभिन्न आयाम हैं, विभिन्न स्तंभ हैं, उन स्तंभों पर या उन कमलों पर जो स्वर्णिम उन स्तंभों पर जो स्वर्णिम कमल खिले हुए हैं, या मानसरोवर में जो स्वर्णिम कमल खिले हुए हैं, उनमें जो सफ़ेद बर्फ़, उसके शीतल तुहिन कणों को, छोटे छोटे मोती जैसे उसके शीतल तुहिन कणों को, यानी उसकी सुख समृद्धि, उसकी विरासत, उसका वैभव, उसका ऐश्वर्य, सारा कुछ वहाँ पर उपलब्ध है। लेकिन उन कमलों पर गिरते देखा है, बादल को घिरते देखा, लेकिन बादल को घिरते देखा, लेकिन उस पर आशंका के बादल अब मंडराने लगे हैं। इस समय जो है उस पर आशंका के बादल, उस संस्कृत पर, उस तेजोमय संस्कृत पर, उस स्वच्छता पर, उस स्वर्णिम कमल पर, उस अमल धवल गिरि पर बादल को घिरते देखा है। सॉरी। इसके बाद अगली है, छोटी बड़ी झीलें हैं उसके श्यामल। यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि इस पर जो उन्होंने संस्कृत का बखान किया है, हमने जयशंकर प्रसाद को देखते हैं कि उन्होंने भी कहा है, सस्य हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। तो स्वयं प्रभा समुज्ज्वला उन्होंने कहा है। इसी तरह से इन्होंने अमल धवल गिरि के शिखरों पर, अमल धवल गिरि का शिखर इन्होंने कहा है, उस संस्कृत को कहा है। स्वर्णिम कमलों पर गिरते देखा है, तो स्वर्णिम कमल कहा है। उसी तरह से जिस तरह से वहाँ पर जयशंकर प्रसाद जी ने हिमाद्रि तुंग श्रृंग पर प्रबुद्ध शुद्ध भारती स्वयं प्रभा समुज्ज्वला, तो समुज्ज्वला उन्होंने कहा है, तो यहाँ पर भी
वही चीज़ इन्होंने कही है, कुछ अलग नहीं कहा है। इसीलिए इस पर आक्षेप लगता है कि छायावादी इस पर प्रभाव है, प्रगतिवाद का असर नहीं है। अगला है छोटी बड़ी झीलें हैं, उसके श्यामल नील सलिल में समतल देशों से आकर पावस ऋत की उमस से आकुल तिक्त मधुर बसंत खोजते हंसों को तिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। अब यहाँ देखिए छोटी बड़ी झीलें हैं, यहाँ पर हम देखते हैं कि विरोधाभास कितना सारा है। छोटी बड़ी झीलें, ढेर सारी झीलें हैं, लेकिन छोटी भी झीलें हैं, बड़ी भी झीलें हैं। यानी संस्कृत का हमारे जो आयाम है वो भले ही छोटा बड़ा हो, लेकिन उसके श्यामल नील सलिल में समतल देशों से आया। उसका जो श्यामल नील सलिल है, एक तरफ श्यामल नील सलिल है, उसकी दूसरी तरफ पावस ऋतु की उमस से आकुल। एक तरफ श्यामल नील सलिल है, उसके बाद दूसरी तरफ पावस ऋतु, यानी षड्यंत्रों का माया जाल रचा जा रहा है। कहीं एकदम लगता है कि शांति शांति है और दूसरी तरफ षड्यंत्र ही षड्यंत्र हैं, कहीं पर कुछ पता नहीं है। श्यामल नील सलिल है और पावस ऋतु की उमस भी है, दोनों हैं। यानी पूरे विश्व में यही चल रहा है, कहीं पर शांति दिखती है लेकिन वहाँ शांति होती नहीं है। कहीं जहाँ पर षड्यंत्र है वहाँ शांति, पता चला कि भीतर में शांति है लेकिन बाहर षड्यंत्र है, कहीं बाहर षड्यंत्र है भीतर शांति। इस तरह से चल रहा है। समतल देशों से आया आकर, समतल देशों मतलब उन समृद्ध देशों से आया आकर के ये उत्पाद कौन मचा रहा है? जो समतल देशों यानी यूरोपीय देशों से, पश्चिमी देशों से जो लोग आ रहे हैं, तिक्त मधुर। अब उनको हंस कहा गया है, लेकिन वो ऐसे हंस हैं जो मांसाहारी हैं। अब हंस जब मांस खाने को या हिंसा पर उतारू हो जाए तो उसकी प्रवृत्ति पर तो मतलब ऐसी स्थिति की कल्पना कितनी भयानक होती है कि जब व्यक्ति अपनी मूल प्रवृत्ति खो देता है। यहाँ पर भी उन्होंने उन यूरोपियों को या जो बाहर से आ रहे हैं उनकी प्रवृत्ति को, मानव की प्रवृत्ति है जो इंसानियत की प्रवृत्ति है, उसको खोते हुए इन्होंने देखा है। तिक्त मधुर बिस्तंतु खोजते हंसों को तिरते देखा। और जहाँ पर वो बिस्तंतु खोजते यानी हंस मोती चुनता है, लेकिन यहाँ पर बिस्तंतु खोजते। ये ऐसे हंस हैं जो हिंसात्मक हैं, षड्यंत्रकारी हैं और विध्वंसकारी हैं। इन ऐसे हंसों को इन्होंने इस मानसरोवर में देखा है। ऐसे हंसों को यहाँ पर उन्होंने अपने छोटी बड़ी झीलों में देखा है, श्यामल नील, उसके श्यामल नील सलिल में देखा है। और वो वहाँ पर क्या खोज रहे हैं? तिक्त मधुर बिस्तंतु खोज रहे हैं, मोती नहीं चुनने आए हैं वो। यानी यहाँ की संस्कृति को विषाक्त करने आए हैं और बादल को घिरते देखा। और ऐसे इसीलिए उन्होंने कहा है कि आशंका के बादल हमारी संस्कृति पर, हमारे देश पर, हमारे अस्मिता पर, हमारे राष्ट्र पर मंडरा रहे हैं। अब अगली है, दुर्गम बर्फानी घाटी में 7 सहस्त्र फुट ऊंचाई पर अलखनाभ से उठने वाले निज के उन्मादक परिमल के पीछे धावित होकर तरल तरुण कस्तूरी मृग को अपने पर चिढ़ते देखा है। अब यहाँ देखिए, दुर्गम बर्फानी घाटी में हिरन जो कस्तूरी मृग होता है दुर्लभ होता है और वो बिरला पाया जाता है, लेकिन वो कस्तूरी मृग जो होता है उसकी खुशबू बहुत होती है और वो उस खुशबू के पीछे पागल रहता है, भागता रहता है। लेकिन वो चूँकि उसकी नाभ में होता है उसे पता ही नहीं चलता और वो उसी खुशबू को ढूंढता रहता है, भागता रहता है। यहाँ पर भी यही है, दुर्गम बर्फानी घाटी में ऐसी जगहों पर जहाँ पर वो कस्तूरी मृग होता है, अलखनाभ से उठने वाले निज के उन्मादक परिमल के पीछे धावित होकर तरल तरुण कस्तूरी मृग को अपने पर चिढ़ते देखा। जब वो पाता नहीं है तो झल्लाता है, पस्त हो जाता है, गिर जाता है। यहाँ पर 1934 के बाद जब हम असहयोग आंदोलन वापस लेते हैं, 39-41 का दौर, आज विश्व युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं, ऐसे में जो हमारे तरुण वर्ग है उसके अंदर असम्य शक्ति है, वो छटपटा रहा है, वो कुछ करने के लिए उद्यत है, वो चाह रहा है कुछ करें, अपने लिए कुछ करें। उस आत्मबल को पाने के लिए, स्वयं को खोजने के लिए वो अहम ब्रह्मांस वाली स्थिति नहीं पा रहा है और इसीलिए वो अपने पर चिढ़ते देखा, इसीलिए स्वयं पर वो चिढ़ा हुआ है। क्योंकि ये दौर ऐसा होता है जहाँ पर ये, अगर इनकी बात करें निराला जी की, तो खुद कहते हैं, इसी दौर की कविता राम की शक्ति पूजा में 34 के बाद की ही कविता है, 36 की कविता है। वो कहते हैं कि शक्ति की करो मौलिक कल्पना, करो पूजन। शक्ति की मौलिक कल्पना इसीलिए कहते हैं कि उस तरुण वर्ग के अंदर जो
आत्मशक्ति है, जो आत्म बलिदान की शक्ति है, जो लड़ने की शक्ति है, वो नहीं पा रहा। वो जान रहा है कि उसके अंदर है, लेकिन वो भ्रमित है। उस भ्रम को तोड़ने के लिए कहते हैं कि शक्ति की करो मौलिक कल्पना। यहाँ पर ये कहते हैं तरल तरलु कस्तूरी को अपने पर चिढ़ते देखा, यानी यहाँ पर अपने पर चिढ़ते देखा है। वहीं पर जो जयशंकर प्रसाद जी ने भी लिखा है कि अपने विजयनी मानवता हो जाए, समन्वय उनका करो समस्त विजयनी मानवता हो जाए, यानी उस शक्ति का समन्वय करो। समन्वय शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त विकल बिखरे हैं हो निरुपाय, समन्वय उनका करो समस्त विजयनी मानवता हो जाए। यानी शक्ति के विद्युत कण हैं जो व्यस्त, जो शक्ति के विद्युत कण हमारे अंदर हैं, उनको उनका समन्वय करने की ज़रूरत है। तरुण वर्ग में जो कस्तूरी है, कस्तूरी को ढूंढने की, एक दूसरे को पहचानने की, उस शक्ति बनने की ज़रूरत है। और इसी से जो है तभी हम उस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। अपने पर चिढ़ते देखा, यहाँ तरल तरुण कस्तूरी मृग को अपने पर चिढ़ते देखा है। तो इस दौर की कविताओं में, सभी कविताओं में है, थोड़ी लेट इन्होंने लिखी है, लेकिन यह है कि 39 कविता है। और कामायनी में जो है कि शक्ति की कम, निराला की शक्ति की करो मौलिक कल्पना करो पूजन, और इनकी शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त विकल बिखरे हैं हो निरुपाय, समन्वय उनका करो समस्त विजयनी मानवता हो जाए। ये दोनों कविताएं 1936 की हैं और ये 1939 की कविता है। तो इस दौर का जो अंतर है, वो अंतर इस कविता में दिखता है कि वहाँ पर वो ये दिखाते हैं कि मतलब वहाँ चिढ़ नहीं रहा। तरुण जो है उसे तो पता है कि मतलब पता ही नहीं है कि अंदर शक्ति है। वो कहते हैं शक्ति करो मौलिक कल्पना, वहाँ याद दिलाने की ज़रूरत है। लेकिन यहाँ पर उसे पता है कि वो पीछे दौड़ रहा, शक्ति के पीछे धावित होकर तरल तरुण कस्तूरी मृग को अपने, मतलब उसे कस्तूरी का पता, अपनी शक्ति का पता, अपनी ताकत का पता है, लेकिन वो उसको खोज रहा है, उसको समन्वय करने का प्रयास कर रहा है। अब जो है उसे ये पता हो गया कि हमारे अंदर ही शक्ति है, लेकिन उस शक्ति को समन्वित करने का प्रयास कर रहा है। अगली कविता है सत सत निर्झर निर्झरणी कल। ये थोड़ी लंबी है। मुखरित देवदास कानन में शोणित धवल भोज पत्रों से छाई हुई कुटी के भीतर रंग बिरंगे और सुगंधित फूलों से कुंजल को साधे, कुंडल। इंद्रनील की माला डाले शंख सरीखे सुघड़ गलों में, कानों में कुबले लटकाए, सतदल लाल कमल बेड़ी में रजत रचित मणि खचित काल कला में, पान पात्र द्राक्षासा पूरित रखे सामने अपने अपने, लोहित चंदन की त्रिपटी पर नरम निदाग बाल कस्तूरी, मृग छालों पर पलथी मारे मदिरारुण आँखों वाले उन्मत्त किन्नर किन्नरियों की मृदुल मनोरम उंगलियों को बंसी पर फिरते देखा है, बादल को घिरते देखा। इन्होंने अभी हमने बताया कि ये अतीत और वर्तमान में दोनों में रहते हैं और अतीत से निकल करके वर्तमान में आते हैं। और ये अतीत की थोड़ी इन्होंने वर्तमान में बताया, अब अतीत का बताते हैं कि हमारी संस्कृति में सत सत निर्झर निर्झरणी कल, मुखरित देवदास कानन में शोणित धवल भोज पत्रों से छाई हुई कुटी के भीतर, यानी जो हमारे ऋषि मुनि, हमारी जो प्राचीन परंपरा थी वो इसी तरह की थी कि शोणित धवल भोज पत्रों से छाई हुई कुटी के भीतर रंग बिरंगे और सुगंधित फूलों से कुंडल को साजे। वो इंद्रनील की माला डाले शंख सरीखे सुघड़ गलों में, शंख सरीखे सुघड़ गलों में इंद्रनील की माला डाले, कमलों की माला डाले, कानों में कुबले लटकाए, सद्दल लाल लाल बेड़ी में, रचित रजित मणि खचित कला में, पान पात्र दाक्षासव पूरित, यानी पान पात्र और दाक्षासव से पूरित रखे सामने अपने अपने, लोहित चंदन की त्रिपटी पर नरम निदाग बाल कस्तूरी। यानी ये इन्होंने पूरा हमारे जो प्राचीन हमारी संस्कृति है, उस संस्कृति में लोगों का जो रहन सहन था, कैसा था, कितना सुघड़ था, कितना क्लासिकल था, कितना उन्नत था, और कितना वो समृद्धि और कितनी सुखी, कितनी शांतमय जीवन था। उस शांतमय जीवन को बता रहे हैं कि हमारी जो प्राचीन परंपरा थी वो सत निर्झर निर्झरणी कल, यानी उन झरनों के समान था, या वो झरने थे वहाँ पर मुखरित देवदास कानन में, शोणित धवल भोज पत्रों से छाई हुई कुटी के भीतर रंग बिरंगे और सुगंधित फूलों से कुंडल को साजे। मतलब एक स्वर्गिक कल्पना इन्होंने की है कि वो हमारे जो काल्पनिक दुनिया है उस कल्पना की इन्होंने स्वर्गिक कल्पना की है।
और उसी की बात कर रहे हैं। कानों में कुबले लटकाए सद्दल लाल कमल बेड़ी में, रचत रजत मणिकर्तित कला में, पान पात्र दाछा सपूरित, रखे सामने अपने अपने, लोहित चंदन की तृप्ति पर, नरम निदाग बाल कस्तूरी, मृगछालों पर पलथी मारे। मृगछाला हम जानते हैं, सब लोग यूज करते थे। मदिरारूढ़ आँखों वाले उन उन्मत्त किन्नर किन्नरियों की, यानी मदिरारूढ़ मदिरा जो पान करते थे, हम जानते हैं कि हमारी जो प्राचीन परम आदिवासी जातियाँ थीं, जंगलों में रहने वाली जातियाँ थीं, उनका अलग संस्कृत होती थी। उनमें जो किन्नर किन्नरियाँ थीं, मदिरारूढ़ आँखों वाले उन उन्मत्त किन्नर किन्नरियों की, वहाँ पर उनका मृदुल मनोरम उंगलियों को बंसी पर फिरते देखा। उनकी मृदुल मनोरम मतलब उनकी अपनी अलग संस्कृति थी, अलग कल्चर था, अलग नृत्य था, अलग एक अलग दुनिया थी। लेकिन वो दुनिया किसकी थी? भारत के अंदर थी वो दुनिया, और हमारी संस्कृति को वैविध्यपूर्ण बनाती थी। उस दुनिया पर भी बादल को घिरते देखा है। जो हमारी जो मूल संस्कृति है, उनके कहने का मतलब जो हमारी मूल संस्कृति है, हमारे लोग जो अपनी संस्कृति को दिन रात सजो कर रखे हुए थे, उस संस्कृति पर भी अब जो आशंका के बादल हैं वो मंडराने लगे हैं। बादल को घिरते देखा है, उस पर भी आशंका के बादल मंडराने लगे हैं। तो इसमें निश्चित तौर पर प्रतीकात्मकता इन्होंने यूज की है, इस तरह से व्याख्या हो गई इसकी। इसमें नागार्जुन जी ने प्रतीकात्मकता निश्चित तौर पर यूज की है, लेकिन वो प्रतीकात्मकता इस तरह की है कि जो सत्य है, जो सत्य को सीधा सीधा, जैसे नागार्जुन जी की शैली जो है बहुत ही सीधी सपाट और एक अलग तरह की शैली है। हम जानते हैं कि वो प्रगतिवाद उस समय बाद का था, हम नहीं कह रहे हैं कि बाद का असर उनके ऊपर नहीं है, लेकिन वो असर इस तरह नहीं है कि उनकी निर्द्वंद और यायावरी जीवन से उनके जो बेबाकीपन है उस पर वो असर डाल पाया है, कोई असर नहीं डाल पाया है। और इसीलिए अपनी बात कहने में कोई, यहाँ पर भी उन्होंने अपनी प्रवृत्ति के विपरीत बादल को घिरते देखा है कविता को लिखा है, और ये उनके बेबाकीपन को, उनके खिलंदड़पन को, उनके स्वच्छंदता को, उनके यायावरी जीवन को व्यक्त करता है कि उन्होंने मानसरोवर के उन स्वर्णिम कमलों को भी देखा है, समतल देशों को भी देखा है, समतल देशों से आकर वहाँ पर हुए तिक्त मधुर विस्तंत खोजते वहाँ के षड्यंत्रों को भी देखा है, और दुर्गम बर्फानी घाटी में जो कस्तूरी मृग हैं उनको भी देखा है। और इसके अलावा मुखरित देवदास कानून में सोड़ित धवल भोज पत्रों को छाई हुई कुटी के भीतर रंग बिरंगे और सुगंधित फूलों से कुंडल को साजे, इंद्रनील की माला डाले, इस तरह के लोगों को भी देखा है। और पान पात्र दाछासो पूरित रखे सामने अपने अपने, इसको भी देखा इन्होंने। और मृदुम मनोरम उन्मत्त किन्नर किन्नरियों को भी उन्होंने देखा है। मदिरारूढ़ आँखों वाले उन उन्मत्त किन्नर किन्नरियों को भी उन्होंने देखा। उनकी स्वच्छंदता को सीधा सीधा इन्होंने व्यक्त किया है। बस यहाँ पर उनका जो कटाक्ष है, वो कटाक्ष कहाँ पे है कि अपनी संस्कृति को रक्षा करने के लिए जो एक आशंका के बादल हैं, जो बादल को घिरते देखा, वो बादल जो घिर रहे हैं उसको रोकने के लिए वो सीधा किसको आक्षेप करें, इसलिए उन्होंने जो है इस काव्य के माध्यम से एक ऐसी स्थिति को उत्पन्न किया है कि ये लोग समझ पाएँ कि हमारे जो जमींदारी प्रथा है, जो सामंतवादी शोषण है, पूंजीवादी शोषण है, इस शोषण के अलावा जो हमारी मूल संस्कृति, हमारी अस्मिता है, उस पर भी खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। वीडियो आपको अच्छा लगा, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।